नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मंगलवार के दिन आपको इतनी दुखद खबर मिलेगी, इसकी आशा आपको नहीं थी। लेकिन पूरी दुनिया में जो भारत के खिलाफ साजिश हो रही है, इसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। आखिर में वही हुआ जिसकी आशंका थी, और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं होगा। ये तभी खत्म होगा जब एक देश नक्शे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि इन्हें नक्शे से खत्म नहीं किया जाएगा। ये तो एक बात हुई, लेकिन इसे सुधरने कौन नहीं दे रहा है, इस पर भी अब आपको बहुत बारीकी से समझने की और जानने की जरूरत है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस प्रकार से पाकिस्तान में मौलाना मुनीर सर्वशक्तिमान होने जा रहा है। मौलाना मुनीर वो हर काम करेगा जो वो करना चाहता है। मौलाना मुनीर की ये कोशिश है कि कैसे भी करके भारत को डीस्टेबलाइज किया जाए, भारत को घुटने पर लाया जाए, भारत में खून की होली खेली जाए, भारत को हजार जख्म दिए जाए। ये आज की बात नहीं है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से पाकिस्तान इसी नीति और इसी रीत पर काम कर रही है। बल्कि पाकिस्तान का जन्म ही हुआ सिर्फ इसी काम के लिए। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन दुख इस बात की है, आपको सचेत बाहर वालों से नहीं, भारत के अंदर पल रहे सांपों से करना पड़ेगा। और उसके प्रति आपको चाक चौबंद रहना है, उसके प्रति चौकस रहना है आपको। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अब भारत सरकार को ऑल राउंड 360 इलाज ढूंढना पड़ेगा, और भारत सरकार उस दिशा में काम कर रही है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ बड़े पुलिस अधिकारियों की बैठक हो रही है, और देश भर में सभी राज्य के डीजीपी को एक विशेष संदेश जा चुका है। खासतौर से कल से ही आप देख रहे होंगे कि देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, वो आतंकवादियों के निशाने पर है। राजधानी में तो वो अपना काम करने में थोड़ी सफलता मिली, करना तो बहुत बड़ा चाह रहे थे। असल में जो आतंकवादी फरीदाबाद से, जिनको लगा कि फरीदाबाद में उनकी गिरफ्तारी तय है, तो वो अपना अड्डा बदल रहे थे और एक्सप्लोसिव लेकर के फरार हो रहे थे। अभी तो जांच के बाद पता चलेगा कि सुबह में जब 8 बजे वो फरीदाबाद से निकला है, और जो ओखला का लोकेशन उन्हें मिला, और 3:19 के आसपास वो लाल किले के पास पहुंचता है। और लाल किले में पहुंचने के बाद 3:19 में लाल किले पहुंचता है। उसके बाद वहां गाड़ी को वो पार्क करता है, और 6:48 पे गाड़ी को वो पार्किंग से बाहर निकलता है, और 6:52 पे ये ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट वो करना चाहता था? क्या ये सुसाइड बॉम्बर था, या ब्लास्ट हो गया? अगर ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ी जो और वो प्लानिंग कर रहा था, उससे एक प्रकार से बचाव हुआ। लेकिन बचाव क्या हुआ? अगर 10 से 12 लोगों की मौत हो जाए और 20-25 लोग घायल हो जाए, इतना इंटेंसिटी था। जो लोग कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, उससे अधिक इंटेंसिटी का ये था। लेकिन गड्ढा एक भी नहीं हुआ वहां पे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहां गड्ढा नहीं हुआ। लेकिन आवाज इतनी अधिक थी
कि 400-500 मीटर तक जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा हुआ, मैं गिरा, फिर उठा, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिरा, 3 बार ऐसा हुआ। मतलब इतनी जोर की आवाज थी, धमाका इतना जबरदस्त था कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर उसका क्या असर हुआ, इसके बारे में चश्मदीद बता रहे थे। लेकिन मैं इन सारी बातों पर चर्चा नहीं करूंगा। इसके लिए आप टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, हर मिनट की, हर सेकंड्स की अपडेट आपको मिल रहा है। आज बड़े मुद्दे पर बातचीत मैं करना चाहूंगा आपसे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मौलाना मुनीर ने 27वां संशोधन करके खुद को पावरफुल बनाने की अपनी सारी कवायद कर ली है और वो सबसे पावरफुल जर्नल बनने जा रहा है। जो सीडीएफ है, चीफ डिफेंस फोर्स, जब वो बन जाएगा तो उसको संविधान में भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। और इस संवैधानिक इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि उसके खिलाफ आप मुकदमा नहीं चला सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। और जिंदगी भर वो मार्शल तो बना ही रहेगा, फील्ड मार्शल तो जिंदगी भर बना रहेगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। असल में उसको ये मालूम है कि जिस दिन सत्ता बदली शहबाज शरीफ की और इमरान खान की पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो वही हश्र होगा जो अयूब खान का हुआ था। ये हश्र वही होगा इसके साथ जो इसके पहले पाकिस्तान के तमाम जर्नल के साथ हुआ। जो कुछ तो भाग गए, फांसी पर चढ़ा दिया गया, और बाकी जो बचे हैं उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। खैर, पाकिस्तान छोड़ने के लिए मौलाना मुनीर पहले से तैयार है। इन्होंने अपने पूरे परिवार को विदेश में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये ताकत मिल कहां से रही है? ये ताकत मिल रही है अमेरिकी डीप स्टेट से। और अमेरिकी डीप स्टेट के निशाने पर मोदी है। अब तक इनको आशा थी कि 2024 में मोदी के रथ को रोक दिया जाएगा और मोदी की सरकार नहीं बनेगी। और जब हमारी सरकार आ जाएगी, मतलब हमसे मिलता हमसे हमारी विचारधारा से मिलता जुलता अगर कोई मिलती जुलती अगर कोई सरकार आई, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। पूरी कांग्रेस की सरकार अमेरिकी इशारे पर चलती रही इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और इसीलिए अगर आप लोगों में से किसी को यह भ्रांति हो कि मनमोहन जी, मौलाना मनमोहन जी जो थे, वो मनमोहन जी भारत के रक्षक थे, तो यह गलतफहमी हटा लीजिए। मनमोहन जी के जमाने में जो भारत के साथ दुर्गति हुई है, उसका प्रतिफल आज दिल्ली की सड़कें भुगत रही हैं, हमारा देश भुगत रहा है। कौन सा ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जो इस तरह की गतिविधि को प्रश्रय दे, उसको आगे बढ़ाए, उसको पल्लवित करे, उसको पोषित करे। 2013 में जाते जाते उन्होंने एक ऐसा विधेयक लाया था जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता है। जो वक्फ बोर्ड कह देगा वही फाइनल है। और वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पर अगर क्लेम कर देगा तो उसकी सुनवाई जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वही करेगा, दूसरी जगह नहीं होगा। ऐसा विधेयक कांग्रेस पार्टी ला करके गई और वो पास करवा करके गई। इस तरह से एक कम्युनिटी विशेष को इम्यूनिटी दी गई, अपीजमेंट किया गया। उन सारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल को आगे बढ़ाने का धंधा किया कांग्रेस ने। कैसे धंधा किया मित्रों? अब मैं फिर बताता हूं आपको। साहबानों का प्रकरण आपको याद होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया और कट्टरपंथियों के सामने कांग्रेस पार्टी नतमस्तक हो गई। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, साहबानों को रिलीफ देने का, जो डिवोर्स कर दिया 71 साल की महिला को 200-300 रुपए जो पेंशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे बदल दिया। इन्हीं कट्टर मौलवियों के इशारे पर बदला गया। तो कट्टरता को पल्लवित पोषित करने का धंधा कांग्रेस पार्टी ने किया। और तब से जो सरकार गई कांग्रेस पार्टी की, दोबारा फिर आ नहीं पाई। 2004 में आई और अब जो गई है तो
अब तो आना नामुमकिन है, 3 टर्म तो हो गया, 15वां साल चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो ये जो आज जो घटना हुई है, वो ऐसा नहीं है कि आज घटना हो गई है। इस घटना के लिए पूरा बाजार बनाया गया है, पूरी सोच को डेवलप किया गया है, उसको पल्लवित किया गया है, उसे पोषित किया गया है। वरना साहबानो प्रकरण में क्या पड़ी थी? जुडिशियल वर्डिक्ट था वो, लेकिन सरिया कानून के सामने, देवबंदी कट्टरपंथियों के सामने, कट्टरपंथी मौलानाओं के, मैंने कल ही आपको बताया था कि हमारे यहां भारत में जो ममदानी के समर्थक हैं वो चीयर लीडर्स बने हुए हैं। ये कोई एक एक सिरा आप छुएंगे, उसका आखिरी सिरा कहां तक जाएगा आपको खुद पता नहीं होगा। दुनिया में सबसे बड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक स्कूल भारत में चल रहा है, तो भारत में इस तरह के होंगे कि नहीं? जो गजबाए हिंद का सपना लेकर के चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा स्कूल भारत में चल रहा है। और मैं हैरान हूं कि भारत में उन स्कूलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है। उनके साथ आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको सीधा सीधा बुलडोज किया जा सकता है। इस कट्टरपंथी स्कूलों को बुलडोज किया जा सकता है। वो रिलीजन नहीं है, रिलीजन के नाम पर एक आक्रामक विचार को, जो मानव विरोधी विचार है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस देवबंदी स्कूल को अगर आप बंद नहीं करेंगे, जिस स्कूल में सरेआम ये पढ़ाया जाता हो कि काफिरों को देखो तो सर कलम कर दो, उसका फिर इंतजाम क्या होगा? और उसका फिर सबसे जो प्रतिफल है वो क्या होगा? उसका प्रतिफल ये हो रहा है। और इंतजाम क्या हो रहा है? उसके लिए पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर फिदायीन बन रहे हैं। ये कैसा स्कूल ऑफ थॉट है? पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर फिदायीन बन रहे हैं। आप उनके साथ निगोशिएशन करने में लगे हुए हैं। निगोशिएशन करके गांधी थक गए और अंततः गांधी को जाना पड़ा। गांधी 21 दिन तक उपवास पर बैठे थे नवाखली में। क्या हुआ? उसके बाद क्या भारत में दंगे रुक गए? मैंने कल भी जिक्र किया था इस बात का। दंगे नहीं रुके, दंगे बदस्तूर जारी हैं। आप इस कौम को सीधा सीधा, अब आपको सीधे सीधे बातचीत में उतरना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे बातचीत करनी पड़ेगी कि आपको बाय हुक एंड क्रोक, एट एनी कॉस्ट, आपको कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। खत्म। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप इसे दबिश देकर के खत्म करें, नेस्त नाबूद करें। आपको मौलाना मुनीर पर अटैक करने के पहले जो भारत में चल रहे हैं कट्टरपंथियों के स्कूल, उन्हें सबसे पहले दबोचना पड़ेगा। दबोचना पड़ेगा। यह मुमकिन नहीं है कि एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा लगेगा। यह मुमकिन नहीं है। और कल भी वहां पर मार्च ऑन चला है। कल भी, अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, 2 दिन पहले वहां स्टूडेंट इलेक्शन हुए हैं और वही वही सब करतूत चल रही है। मोदी के खिलाफ विश्ववन हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ विश्ववन हो रहा है, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है वो। और आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनसे तो निगोशिएट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, शांति का मार्ग अपनाते हैं। गांधी उन्हें नहीं समझा सके, नहीं समझा सके। और आप समझते हैं कि आप समझा लेंगे? इस जन्म में नहीं समझा सकते। भारत को स्ट्रैटेजिकली टुकड़ों में तोड़ा गया है। आजादी के बाद 4 शिक्षा मंत्री रहे इस देश में, उसी अकलियत कम्युनिटी के। उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, ये हमारे लिए हीरो बन गए। और हमारी जो मंदिरें थी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट मंदिर थी, उसके इतिहास या हमारा जो फिलॉसफी था, वेद था, वेदांत था, उस तरफ किसी की नजर भी नहीं जा रही है। उसे दकियानूस कहा जा रहा है, उसे रूढ़िवादी कहा जा रहा है, उसके लिए नैरेटिव चलाया जा रहा है। अभी मैं एक विंग का वीडियो दिखाना चाहता हूं। वो एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक लड़की स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो स्टैंड अप कॉमेडी में वो कहती है कि वो सी, हमारा जो बच्चा होगा वो सी होगा। मैं उस शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकता हूं। और सी कैसा होगा? तो गाय हमारी माता है।
ऐसा बोलने वाला होगा। अब आप सोच लीजिए, नैरेटिव का स्तर खाली हिंदी फिल्मों में नहीं है। वो खान्स का जो चल रहा था, वो दाऊद अब्राहम का जो खेल चल रहा था, वहां से नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर जगह इस नैरेटिव को प्रचारित किया जा रहा है। एक कॉमेडियन ये कहती है कि वो हमारा आपका बच्चा जन्मेगा तो वो सी होगा, और वो क्या बोलेगा, सी कैसा होगा, तो गाय हमारी माता है कहने वाला, सोचने वाला, वो सी होता है, गाय हमारी माता है। अब ये जो भाव है, इसी भाव का विस्तार है, इसी भाव का विस्तार है लाल किला के पास बम विस्फोट। और अगर आप इस माइन्यूट बातों को नहीं समझ रहे हैं, इस मेटिकुलस चीजों को समझने में आप भूल कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इस वर्ग से निगोशिएट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप जो आप सोचिए कि गाय हमारी माता है, वो सी है, ये कहां से आता है? ये कैसे ये डिस्कोर्स में आ रहा है और उसको बढ़ाया जा रहा है? ये हमारे युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि गाय हमारी माता है कि सोच सोच रखते हो तुम, टकियानूस हो तुम। तो ये इस्लामिस्ट कम्युनिस्टों का जो बड़ा गठजोड़ है, उसके ऊपर जब तक आप कुठाराघात नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर हैंड्स ऑन उसके खिलाफ नहीं लेंगे, लाल किले की घटना दोहराई जाती रहेगी। और मैं हैरान हूं कि पहली बार 10 वर्ष में ऐसा हुआ है मित्रों, और ये गुस्ताखी मोदी के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। अब आगे की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेरर इज ए स्टार्ट ऑफ फुल फ्लेज्ड वॉर, द बिगिनिंग ऑफ फुल फ्लेज्ड वॉर। और वो दिन दूर नहीं है। भारत अब आतंकवादियों का पक्का इलाज करके ही मानेगी। और मैंने आपको कहा कि कुछ दिन पहले हमारे जर्नल ने कहा था कि पाकिस्तान अपने नक्शे से खत्म हो जाएगा, उसे खत्म होना ही पड़ेगा। और अब भारत को निर्णय लेना ही पड़ेगा। भारत के अंदर जो सपोले बैठे हैं, उसके भी फन को कुचलना पड़ेगा। और जो बॉर्डर पार से ये धंधा चल रहा है, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। पुलवामा से वो डॉक्टर उमर आया है, और पुलवामा अटैक आपको मालूम होगा, उसी पुलवामा से ये डॉक्टर उमर आया है, और वो फरीदाबाद में रह रहा था। इतना ही नहीं, रेसिन करके एक जहर है, उस जहर के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो जहर है क्या, किस प्रयोग में ये आतंकवादी लगे हुए थे, कितना खतरनाक था ये प्लान, कैसे कैसे ये आतंकवादी भारत को तबाह करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आम मुस्लिम भाई और ये भाई, ये सब है सख्ते में, लेकिन आज तो उनके लिए बड़ी शंका की विषय है। वो कहते रहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इससे क्या इस्लाम का भला हुआ? किसी भी सूरत में भला नहीं होगा, आपके ऊपर शंका और बढ़ेगी। इसीलिए फ्रंट लाइन से अब सभी इस्लामिस्टों को आगे आगे आना पड़ेगा। अकलियत भाई बहनों को सामने आना पड़ेगा, उनको इसके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, और उनको ये कहना पड़ेगा कि ये आतंकवादी घटनाएं हम किसी भी सूरत में भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको निकलना पड़ेगा, उनको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, उनको ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। आप किस घर में कहां किसको संरक्षण दे रहे हैं, दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी पता नहीं लगा सकती है। इसीलिए अब आपको आपको ये नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके घर में तो कोई नहीं पल रहा है, और आपके घर में पल रहा है सिर्फ आतंकवादी नहीं, आपके घर में विचार पल रहा है। उस विचार से आपको हटना ही पड़ेगा। उन पुस्तकों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा जिन पुस्तकों की पढ़ाई मदरसे में हो रही है, कि काफिरों का सर कलम कर दो। ये डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्शन तो लिया हुआ है आप लोगों ने, 1946 में लिया है,
डायरेक्ट एक्शन अब आपको लेना पड़ेगा। इन सभी पुस्तकों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 वो सारी बातें होती रहेंगी, जिन स्कूलों में बच्चों को टॉक्सिन दिया जा रहा है, एक खास नैरेटिव पढ़ाया जा रहा है कि एक ही ईश्वर है, इसके अलावा जो कोई भी है उसको मानना नहीं है। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो उसके फिर जीने का अधिकार नहीं। अगर ये पढ़ता रहेगा तो ये स्कूल बढ़ता ही रहेगा। ये स्कूल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पर डिप्लोमेटिक एनालिसिस हो रही है कि नहीं, कश्मीर का इशू फेड आउट कर गया है, कश्मीर के इशू से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसलिए वो इसमें वो इस इशू को फिर लाना चाहते हैं। नहीं, ये हजार जख्म तो बाहर से दिए जा रहे हैं, अंदर भी उस विचार पर अब आपको विचार के साथ शास्त्रार्थ करना बेहद जरूरी है। अन्यथा आने वाले दिनों में आपको ये मुस्लिम स्टेट दिखेगा। तेलंगाना में क्या हो रहा है? तेलंगाना में ये कोशिश जारी है कि तेलंगाना को मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर किया जाए। कौन कर रहा है ये? कोई आतंकवादी नहीं कर रहा है, यहां के लोग कर रहे हैं, यहां के लीडरान कर रहे हैं, यहां के मुस्लिम स्कॉलर कर रहे हैं, वो उनको खाद पानी दे रहे हैं। तेलंगाना को मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर करवाओ। ये वही तेलंगाना है, ये वही हैदराबाद है। हैदराबाद के निजाम जो भारत में बट पर आए थे, अपने मन से नहीं आए थे वो, तो आप देख लीजिए। इसलिए भारत सरकार को अब उन सभी गतिविधियों पर चाप चौबंद नहीं, सीधा अटैक करना पड़ेगा और इस तरह के विचार वाले लोगों को फौरन से पेशतर उठा करके कानून के घेरे में लाना पड़ेगा। उनके खिलाफ सजा दी जानी बहुत जरूरी है उनको। और जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। अगर आपको सनातनी देश भारत को बचाना है तो आपको इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। अब बहुत हो गया, आर पार आपको करना ही पड़ेगा मित्रों, वरना तेलंगाना को तो मुस्लिम स्टेट बनाने की तरफ बढ़ ही गए हैं सब लोग। अब आपको तय करना है। और मैं खास तौर से अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से कहता हूं कि आपको अपने नैरेटिव को बदलना ही पड़ेगा। ये अब चलेगा नहीं इस देश में। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको सुधरना ही पड़ेगा। आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होती, ये नहीं चलेगा। एक ही कम्युनिटी से आतंकवादी क्यों हो रहे हैं, इस पर आपको विमर्श करना ही पड़ेगा, आपको सामने आकर के बोलना ही पड़ेगा। और जो कोई भी छद्मी इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल धूर्तता पेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबको मुखर होकर के बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि फलस्तीन में कुछ हो रहा है तो तुम क्यों मार्च कर रहे हो। प्रतिबंध लगना चाहिए। फलस्तीन के मार्च पर अगर देश का कोई भी व्यक्ति मार्च निकाल रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाओ। क्योंकि वो खाली प्रतिबंध नहीं है, वो मार्च नहीं है, वो उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने वाला है जो हिंसक है। जो हमास के लिए खड़ा हो रहा है वो हिंसक है। और मुझे अभी तक पढ़ा से पढ़ा इंसान नहीं मिला जो ये कहे कहीं इजराइल अच्छा काम कर रहा है। नहीं मिला, कोई मॉडरेट नहीं मिला अभी तक। ये स्ट्रेट अवे अब बातचीत होनी चाहिए। अब छिप छिपा करके बात करने की आवश्यकता नहीं है, सामने से बोलना पड़ेगा। एक भी मुसलमान मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ इजराइल के ऊपर जो हमला है वो गलत है। एक भी नहीं मिला। है हिम्मत तो बोले आकर के कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है, हमास ने गलत किया है। नहीं, उन्हें समझा दिया गया है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वही गलत है, हमास ठीक है। हम वो जगह लेकर रहेंगे, हम वो जगह लेकर रहेंगे। वो शांति में बिलीव नहीं करते हैं। वो नहीं छोड़ देंगे कि ठीक है आप जाइए भाई, हम भी वहां पूजा कर रहे हैं, आप भी पूजा कर रहे हैं, हम भी वहां नमाज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे, कोई बात। वो शांति नहीं कर सकते, वो हिंसक होकर के उसे लेकर रहेंगे। ये कहानी है। ऐसे नैरेटिव से अब स्ट्रेट अवे बातचीत करनी पड़ेगी, साफ साफ उन्हें कहना पड़ेगा। नो हीदर एंड दीदर वाली कहानी छोड़ दीजिए अब आप। वरना ये लाल किले की घटना दोहराई जाएगी लगातार। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, जो व्यक्ति हमास की आलोचना नहीं कर सकता वो भारत के साथ खड़ा नहीं है। नहीं है, आप सुन लीजिए। वो भारत में बिलीव नहीं है उनका, वो एक आस्था में बिलीव है उनका।
वो सीमा में बंधना नहीं चाहते हैं। सीमा में तो वो जब तक हैं यहां पर रेंटर हैं, अलतकिया चलता रहेगा उनका, और जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी आप बाहर हो जाएंगे। ये गलतफहमी हटा लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ अतिवादी होकर के बोल रहा हूं, आप कह सकते हैं, लेकिन ये अतिवाद उधर से है, अब उनको तय करना पड़ेगा। वो जब तक इस बात को तय नहीं करते हैं, इसी भाषा में उनके साथ अब विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।